সে নন্দ ঘন তু সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। মঞ্জুল মহাকাশে মহাপ্রাণে আছো মিশে, মঞ্জুল মহাকাশে মহাপ্রাণে আছো মিশে, রূপাতীত অপরূপ ছন্দ, তুমি রূপাতীত অপরূপ ছন্দ। সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। চোখে অনুরক্তি চরণ বিমুক্তি, চোখে অনুরক্তি চরণ বিমুক্তি, ভাবাতীত সুধা নিঃছন্দ, তুমি जी दीदी कंटिन्यू करें। আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। জেনে বা না জেনে ভালোবাসি কে জনে, জেনে বা না জেনে ভালোবাসি কে জনে, সে ভালোবাসার নাহি অন্ত, সে ভালোবাসার নাহি অন্ত। সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। স্বপনে এসেছো আনন্দ ঘন তুমি, স্বপনে এসেছো আনন্দ ঘন তুমি, সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। বাবা নাম কেবলম, 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 বাবা নাম केवलम, बाबा नाम 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 केवलम। परमपिता बाबा की जय। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया दीदी।
हैप्पी टू सी यू सिंगिंग अगेन। बहुत सुंदर आपने गाया, ये बहुत ही भावपूर्ण कीर्तन था, नई धुन थी, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं मंजुला दीदी को हम एज एन एक्सपर्ट इनवाइट करेंगे। आज का जैसे हमारा सेशन है उसको आप लोगों की अनुमति से मैं शुरू कर रही हूँ। हमारा आज जो सेशन है वो एक इंटरेक्टिव सेशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। और नमस्कार। और इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, एक बात जो मेरी कल अधूरी रह गई थी और आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं आज शुरू में उस बात को जरूर रखूं। हालांकि ये बात भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ही कनेक्टेड है। हम लोग कल बात कर रहे थे मूर्ति पूजा और क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके क्या तरीके हैं। उसी से रिलेटेड 2-3 दिन पहले जब मेरी मंजुला दीदी से बात हुई थी तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई थी रिगार्डिंग रिलीजन। उन्होंने ये कहा कि ईरान में मॉस्क बंद हो रहे हैं, खाली पड़ी है मस्जिदें, और वहां लोगों का जो ध्यान है वो अपने पूजा पर, जो उनकी पद्धति है नमाज पढ़ना, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सिमिलरली दीदी ने मुझे ये भी बताया था कि यूरोप में भी कुछ कुछ ऐसी ही कंडीशन है, वहां भी चर्चेस खाली पड़े हुए हैं, वहां भी लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कल जो मैं बात करना चाह रही थी वो इसी बात को, जब हम मूर्ति पूजा की बात कर रहे थे तो इसी को ही एक्सटेंड करने के लिए कर रही थी। और आज जब हम ये टॉपिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कर रहे हैं तो ये बहुत ही जस्टिफाइड इंफॉर्मेशन है। मैंने दीदी से बात करके खुद भी सर्फिंग की और पता चला, हालांकि मैं अभी जो फिगर बोल रही हूँ मैं अभी भी उससे कहीं ना कहीं डरी हुई हूँ बोलने में। बिकॉज जो लिखा है उसमें लिखा है कि ईरान में 75,000 मॉस्क हैं जिसमें 50,000 बंद हो गई हैं। सच अ बिग वन, मतलब 2/3 मॉस्क बंद हो गई हैं, जो कहीं ना कहीं विश्वास करने में डर लगता है। सेम चीज जो है यूरोप में भी है, चर्चेस भी बंद हो रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक अपने आप में अवेयरनेस है कि लोग जो है वो ऑल्टरनेट थेरेपी लाइक मेडिटेशन, योगा, इसको ज्यादा यूजफुल मान रहे हैं बजाय कि उनका जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ प्रीचिंग है उससे। महाराज ने सवारी तैयार की जान और दास्तों। जी, तो ये मेरी बात थी, इसको मैं खत्म कर रही हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो और वर्ल्ड में वॉर ना हो, इसका कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यही दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3, जो कि ऑल ऑफ अ सडन पूरे के पूरे कंट्रीज इकट्ठे नहीं होंगे, इंस्टॉलमेंट में होगी। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 10-15-20 साल से छोटे 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 छोटे, कभी दो कंट्री लड़ रहे हैं, कभी कोई दो कंट्री लड़ रहे हैं, एक लड़ाई खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली पूरा वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व है। तो वी आर राइट नाउ फेसिंग 2 वॉर्स इन द वर्ल्ड। एक हमारा इजराइल वर्सेस हमास है और दूसरा हमारा रशिया वर्सेस यूक्रेन है। बट ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों वॉर्स को अलग अलग तरीके से लोग ले रहे हैं। द पीपल, देयर सेंटिमेंट्स टुवर्ड 2 वॉर्स आर नॉट सेम, दे आर टॉकिंग इट इन अ डिफरेंट वेज। वो उसकी वजह ये भी हो सकता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया से अलग हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों के उसमें उतने सेंटिमेंट नहीं है। सिमिलरली जब हमास की लड़ाई हुई तो मैं आपको अभी की करंट न्यूज बता देती हूँ कि इजराइल टू फेस गाजा जेनोसाइड चार्जेस एट वर्ल्ड कोर्ट। वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल के ऊपर अब चार्जेस लगे हुए हैं कि आप किस तरह से वहां पे लड़ रहे, यू हैव टू फाइट विद द मिलिट्री ओनली। सिमिलरली एक न्यूज और भी आई है, दीदी 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। वो ये है कि 2024 is also going to be a deciding year for the entire world because there are 50 countries where the elections are taking place। 50 कंट्री के इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे के सारे इलेक्शन हालांकि इंटरनल होते हैं, एक कंट्री के अपने इंटरनल सिस्टम में उसको चेंज करते हैं, बट समवेयर इट आल्सो अफेक्ट द वर्ल्ड एज अ होल। इसके बाद उसके बाद कुछ फाइनेंशियल न्यूज है, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इफ वी गेट द टाइम। सो आई अगेन रिक्वेस्ट मंजुला दीदी
कि ये जो दो वॉर हो रही हैं अलग अलग, ये अलग क्यों हैं, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, और आप इसको फ्यूचर में कैसे देखती हैं, कौन से कंट्रीज किसके साथ क्यों इन्वॉल्व है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? नमस्कार दीदी, प्लीज। दीदी आप म्यूट हैं। दीदी, मुझे ही शुरू करना है या कोई और शुरू करना चाहता है? दीदी ये मैं ही बेसिक, शुरू करूं? हाँ थोड़ा सा आप बताएंगे, देन वी विल ऑल्सो गो। क्योंकि वहां लिखा था प्रद्युमन दादा, तो मैंने सोचा प्रद्युमन दादा कुछ पहले बात करना चाहते हैं, तो फिर 5 मिनट के बाद मैं करूं या मैं शुरू करूं, फिर वो आ जाएंगे। मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी आए हुए वो। हाँ दीदी, हम्म, अभी अभी तो उन्होंने, ठीक है, हम शुरू करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और समय बहुत कम है। और मुझे लगता है कि सब लोगों की कुछ ना कुछ ओपिनियन होगी इस पे, इसलिए हम लोगों को समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी करना चाहिए। सबसे पहले बात तो हमको जो वर्ल्ड सिनेरियो देखना है, तो पॉलिटिकल ना देखकर हमको सोशल देखना है। पॉलिटिक्स तो सोशल में ही आएगी, तो हम वैसे भी एज ए प्राउटिस्ट हम लोग पॉलिटिक्स को कम और सोशल ऑर्डर को ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखते हैं और उसको एनालाइज करने में विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सोशल ऑर्डर को देखना चाहेंगे कि 50 साल पहले या वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सोसाइटी, या वर्ल्ड वार सेकंड से पहले भी, वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था, तो सोसाइटी उस टाइम पे या सोशल ऑर्डर उस टाइम पे क्या था। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक सोशल ऑर्डर बना था। जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई, एलाइड और एक्सेस का वार खत्म हुआ, एक्सेस हार गए, एलाइड जीत गई। एक्सेस ने, एलाइड ने एक्सेस पे बहुत सी एग्रीमेंट थोप दिए, बहुत ही ड्रैकोनियन एग्रीमेंट उन्होंने थोप दिए। जापान, जर्मनी, जो भी एलाइड एक्सेस की फोर्सेस थी, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर बन गया। जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या था कि बहुत ही अनइवन सा वर्ल्ड ऑर्डर था, अनइवन। तो उसमें एक सोशलिस्ट, दोनों इकट्ठे हो गए थे वर्ल्ड वार में, दोनों कैपिटलिस्टिक, सो कॉल्ड कैपिटलिस्टिक एंड सो कॉल्ड स्टेट कैपिटलिस्ट। हम तो कम्युनिस्ट बोलने से पहले कम्युनिस्ट को स्टेट कैपिटलिज्म ही बोलते हैं। हम बोलते हैं कि एक ही सोशो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो रूल कर रही है वर्ल्ड को, और वो है कैपिटलिज्म। सिर्फ फर्क ये है कि एक इंडिविजुअल कैपिटलिज्म है, जिसमें इंडिविजुअल कैपिटलिज्म में सब लोगों को सो कॉल्ड फ्रीडम दी जाती है। सो कॉल्ड, वो फ्रीडम है या नहीं हमको बाद में देखना होगा, एनालाइज करना होगा। लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग द वेल्थ, सो फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जो वेल्दी पीपल को हार्म ना करे। सिंपल है, ऐसी फ्रीडम्स दी जाती हैं जो कैपिटलिस्ट लोगों को हार्म ना करे। उनके बनाए हुए, उनके चुनाए हुए नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उन्हीं की तरह से लॉज बनते हैं। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पढ़ने लिखने की छूट, ऐसी 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 चीजें देखने में लगती है फ्रीडम है। लेकिन जो ये स्टेट कैपिटलिज्म, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म है, तो स्टेट कैपिटलिज्म है तो स्टेट के हाथ में पावर्स होती है, इंडिविजुअल हाथ में नहीं होती है। तो वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, वो ऑटोक्रेसी, पोलिट ब्यूरो, ऐसी ऐसी चीजें। तो ये जो दो ब्लॉक थे, आज तक यही दो ब्लॉक चल रहे हैं। एक है कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, हेडेड बाय यूएस, और एक है कम्युनिस्टिक ब्लॉक या लेफ्ट ब्लॉक, हेड करता था पहले रशिया, अब चाइना कर रहा है। पहले रशिया बहुत पावरफुल था, अब चाइना है, और चाइना और रशिया ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस एक साथ रहते हैं। वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ है। वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पावर का, उसको लेने के लिए दोनों तैयार हैं। तो हमारे लिए मेरा तो ये क्वेश्चन दोनों, ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों है? बिकॉज उनकी तो आइडियोलॉजी सेम है, फिर क्यों खिलाफ है ये दोनों एक दूसरे के, रशिया क्योंकि और चाइना? क्योंकि दीदी आइडियोलॉजी, यही तो बात है कि आइडियोलॉजी सेम होने से पावर की भूख, सत्ता की भूख कोई बांटना नहीं चाहता है। आइडियोलॉजी सेम होने से भी वर्ल्ड को रूल करने की भूख अपनी है। पहले रशिया चाहता था मैं रूल करूं, अब चाइना चाहता है मैं रूल करूं। आइडियोलॉजी सेम होगी, यूएन में सेम बात करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे कैपिटलिस्टिक ब्लॉक के सामने, लेकिन आपस में तो लगी हुई है खींचातान, रस्साकशी, कि राइट। मैं रशियन ब्लॉक का जो
पहले पावर था वो मुझे मिल जाए, चाइना को मिल जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी चीजें आ रही हैं जिसको हम प्रैक्टिकली, आप लोग भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें स्टेप में। लेकिन ये दोनों ब्लॉक है, तो कोई भी इंटरेस्ट में बोलूंगी, कोई भी किसी का भी इंटरेस्ट ना तो रिलीजन से चलता है, ये तो सेंटिमेंट है छोटे छोटे जिनसे वो लोग इकट्ठा करते हैं किसी को। ईरान एक शिया कंट्री है, जी। सऊदी सुन्नी कंट्री है, हमास जो है, हमास पैलेस्टीन जो है वो सुन्नीज है, लेकिन हमास जो है वो सुन्नीज है। हुतीज जो है वो शियाज है, शियाज है या सुन्नीज है, उसमें सभी मिले हैं, मुजाहिदीन जिन्हें बोलते हैं, मतलब वॉरियर्स, मिलिटेंट, टेररिस्ट जिसे हम बोलते हैं। वो चाहे सुन्नी हो शिया हो, जिसको भी मारने की आदत है, जिसको मारने की इच्छा होती है, वो उनको ज्वाइन कर देते हैं और एक ब्लॉक उसको एनकरेज करता है। जैसे हुतीज हैं, हुतीज ने तो पूरा यमन को पकड़ लिया है, पूरा यमन हुतीज के अंडर है, और हुतीज को मारने के लिए यमन पे सऊदी अरेबिया वार करता है, वार किया है उसने। सऊदी अरेबिया उसके साथ जंग में है, सऊदी अरेबिया यमन से जंग में लगा हुआ है। ईरान और सऊदी की पहले नहीं बनती थी, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट एक ग्राउंड पे है। सऊदी को जब ऑयल खत्म होने लगा, उन्हें डर लगने लगा कि अब हमारा ऑयल खत्म होगा, तो हम कैसे अपना इकोनॉमिक पावर को इंटैक्ट रखें। तो उन्होंने वो जो रिलीजन का कार्ड था, जिस रिलीजन से वो सारी दुनिया को रूल करते थे, उसको छोड़ दिया है। वही MBS है जो बाहर आके बोलते हैं कि मैं हदीस को नहीं मानता। हमारे देवबंदीज अभी भी, और हमारे मुसलमान यहाँ के सुन्नीज अभी भी हदीसों की कस्में खाते हैं कि हमारा तो कुरान और हदीस और सुन्नत है। सुन्नत मीन्स हाउ द प्रॉफिट लिव्ड, और हदीस मीन्स वो कहानियां, और कुरान तो कुरान है। तो सऊदी ने तो बोल दिया कि मैं हदीस को नहीं मानता हूँ। जो चीजें हम छुप के बोलते थे कमरों में कि हदीसें तो बाद में लिखी गई हैं, 300 साल बाद में, वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी, वो अब उन्होंने ऑफिशियली मान लिया, शरिया मानने वालों ने। तो इसका मतलब है कोई रिलीजन नहीं होता, कोई ये सेंटिमेंट सब झूठे होते हैं, होता है पावर की बात। तो अभी मिडिल ईस्ट में पावर की खींचातानी शुरू हो रही है कि सऊदी और टर्की में था, टर्की चाहता था कि सऊदी को रिप्लेस करूं, और मैं मुस्लिम वर्ल्ड इज ए बिग वर्ल्ड, 57 कंट्रीज है। और दीदी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों की आइडियोलॉजी एक होते हुए एक क्यों नहीं है। यहीं पे हमारा प्राउड की ओर से आता है समाज, हमारी भी एक ही आइडियोलॉजी होते हुए भी हम लोग, हर एक समाज एक नहीं है। और अगर हम लोग ये चीज को नहीं मानेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, तो लड़ाइयां हमें भी होंगी आइडियोलॉजी होते हुए भी। इसीलिए जो सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो दिख रहा है कि वो भी बिलीव करते हैं उम्मा में। उम्मा मीन्स ऑल मुस्लिम्स आर ए नेशन, लेकिन 57 नेशंस है, क्यों है? तो आंसर है उनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए वो एक ही आइडियोलॉजी होते हुए भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कम्युनिस्ट सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एक ही होते हुए भी उनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफरेंट है, उनकी रेस डिफरेंट है। रशियन डिफरेंट है, रशियन तो पक्के आर्यन है, काकेशियन आर्यन, ब्लू आई, ब्लॉन्ड हेयर, ओ गोरे रंग के। और चाइना तो मंगोल है। तो मंगोल रेस और आर्य रेस एक दूसरे से कहाँ ये एक दूसरे को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो बाहर का जो एमलगम होता है कि आइडियोलॉजी एक ही है, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होते। अभी जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में चल रहा है कि कौन, पहले तो था कि मुस्लिम वर्ल्ड को कौन रूल करेगा, फिर हुआ कि मुस्लिम भाड़ में जाए मुस्लिम वर्ल्ड, हमको पहले अपनी इकोनॉमी को ठीक करना, जब इकोनॉमी ठीक करेंगे तो काफिर वाफिर कुछ नहीं मानेंगे। तो यूएई को देखिए, सऊदी को देखिए, इजराइल ने हमला कर दिया हमास पे। वो दोनों बाहर से तो बोल रहे हैं क्योंकि एक सेंटिमेंट है पब्लिक का, लेकिन अंदर से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाड़ में जाएंगे टेररिस्ट, आज हम इनको एनकरेज करेंगे, कल वो हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो रिलीजन, ये जो टेररिज्म, ये जो रिलीजियस जिहाद या धर्म युद्ध, ये बातें सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है।
थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश, दीदी ये साउथ मैं ईस्टर्न मैं कंट्रीज है आपको जो। मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ। हम थोड़ा सा इसमें हॉट लेते हैं, और जो बाकी लोग हैं अगर उसमें मैं उनको इनवाइट करती हूँ, अगर उनमें से कोई बोलना चाहे, बिकॉज दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन। और दीदी ने बहुत ही अच्छे से शुरुआत की है कि वी शुड टॉक एज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। और सोशल में दीदी जो है वो पहुंची है हमारे को बताने कि कैसे चाइना और रशिया जो है वो आपस में डिफरेंट है। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में क्या इशू आ रहा है, और जो मैंने बात की थी कि इतनी सारी मस्जिदें बंद हो गई, तो शी इज समवेयर कमिंग नियर टू दैट पॉइंट कि ड्यू टू इकोनॉमी दे आर नाउ लूजिंग देयर रिलीजियस स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट टूवर्ड्स टू द लिबरल सेंटिमेंट्स। तो अब मैं शिजा दीदी, शी इज देयर, तो आई रिक्वेस्ट हर टू कंटिन्यू फर्दर ईदर फ्रॉम दिस स्टेट और Srija Didi is traveling, so she's not able to participate. She's listening. ओके ओके। तो अगर कोई इसमें आगे बोलना चाहता है, प्लीज आप बीच में अपने हैंड्स भी रेज करते रहिए, क्योंकि मीरा दीदी अब मेरे बिल्कुल सामने आप बैठी हुई हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग दीदी अबाउट मैं तो मंजला दीदी को सुन रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था, जी 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 और आप जी। सडनली रोक दी, तो मैं तो चाहूंगी कि आगे मंजला दीदी जो बता रही थी उसको बिल्कुल मैं बिल्कुल उनसे बिल्कुल। सुनना चाहूंगी। रियली नहीं नहीं वंडरफुल। दीदी, बहुत से लोग हैं, सब लोगों को अपने अपने हाँ दीदी, ओपिनियन बट होते हैं आप उनके। जो बोल रही थी आप उसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगी तो जी दीदी, दीदी ने चलिए बहुत आप। अच्छे से, बिल्कुल दीदी बहुत अच्छे से वीविंग कर रही हैं। ये जरूर है कि आज हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, वी विल पुट इट इन डिफरेंट एपिसोड्स, लेकिन बहुत अच्छे से दीदी ने इसकी शुरुआत की है। हम तो उसके पेड़ के फल को पकड़ के बैठे थे, एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम द रूट्स। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन विच हैज बीन स्टार्टेड टुडे। तो और दीदी आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, नो लेकिन नो दीदी, एज ए नो 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 प्रोटोकॉल इट इज अ इंटरेक्टिव नो। सेशन, तो दिस इसीलिए इज योर ड्यूटी टू मॉडरेट एंड टू गिव वन चांस टू एवरीवन। सो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई शुरू करना चाहता है तो करे। मुझसे भी दिग्गज लोग हैं तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं दीदी। मैं बताना चाहती हूँ कि हम एज ए प्राउटिस्ट जो हैं, तो हमको ये सिनेरियो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं देखना है कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें वार होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं। हमको इसको रूट से जानना है। रूट, राइट जो बाबा कहते हैं टू द पेट्रियाट में बोलते हैं कि नेशन क्या है, तो हमको वो भी ध्यान में रखना है। फिर जब बाबा कहते हैं कि ये सेंटिमेंट्स क्या है, तो हमको सारा, अगर हम वो सारा चीजें मन में रख के इस सिचुएशन को देखेंगे, तो ना तो ये रिलीजन की सिचुएशन है, ना तो ये कम्युनिज्म की सिचुएशन है, ना तो ये कैपिटलिज्म की सिचुएशन है। ये है सिचुएशन हैव्स और हैव नॉट्स की। जी हैव नॉट्स जो होते हैं तो वो रिलीजन का सहारा लेते, रिलीजन का सहारा लेते, इकोनॉमी ऊपर नहीं ले जाएंगे, रिलीजन के बदले किसी पे अटैक करेंगे, कहीं अपनी हेगोनी बनाने के लिए एक रिलीजन का सहारा लेके लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई बेटर सेंटिमेंट है नहीं। तो मैं कहने जा रही थी कि मैं थोड़ा सा कह के खत्म करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि रशिया तो कम्युनिस्ट है, ईरान तो बिल्कुल इस्लामिक स्टेट है, सीरिया भी मुस्लिम सुन्नी देश है, लेकिन रशिया के साथ ये सारे मुस्लिम देशों की दोस्ती है। इवन कतर, जी रशिया सबको बचाने आ जाता है। चाइना देखिए, टर्की ने अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ वार हुआ था ना, छोटा सा, एक क्रिश्चियन स्टेट थी और एक मुस्लिम स्टेट है। तो कम्युनिस्ट टर्की ने ईरान ने सुन्नी स्टेट का साथ दिया। तो और आपस में सुन्नियों की और इनकी बनती नहीं है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट को हमको देखना है, और देख के देखना है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये आगे कहाँ जाएंगे। अब इजराइल है, इजराइल तो एक छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी सी कंट्री है, और वो ताकतवर है। ताकतवर इसलिए भी है कि उसके पीछे ताकतवर कंट्रीज हैं। तो मैं पिछले दिनों एक चीज देख रही थी कि ये कब चेंज होगा। दीदी का क्वेश्चन तो ये था कि क्या होने वाला है, तो बहुत सी चेंजेस आने वाली हैं। नहीं हम दीदी, वर्ल्ड में आप सब अपने अपने से ही कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी सीक्वेंस से आप चल रही थी, प्लीज
कंटिन्यू फ्रॉम दैट ओनली। बहुत अच्छा कर रही थी, बिकॉज ऐसे हमें पेड़ के फल नहीं पकड़ने, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द रूट। तो प्लीज, हम लोग बात कर रहे थे दीदी मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे मिडिल ईस्ट की जितनी प्रॉब्लम्स हमको दिखती है ना दीदी, तो वो सारी जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। और इस पे जो ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं दो, एक रशिया और अमेरिका, ये रशिया और अमेरिका कंट्रोल करने से हर कोई थोड़ा कंट्रोल में है। जी फर्क कीजिए, ये दोनों हालांकि अमेरिकन तो अगर माना जाए तो वो क्रिश्चियंस हैं, कैपिटलिस्ट हैं। इधर देखा जाए तो रशिया तो सो कॉल्ड एथीस्ट है, लेकिन एथीस्ट तो नहीं है, वो तो खत्म हो गया। चाइना सो कॉल्ड एथीस्ट है, लेकिन मुस्लिम लोग मुस्लिम चाइना से बहुत, पाकिस्तान मुस्लिम, हमारा मालदीव, ये सारी सुन्नी कंट्रीज हैं जो चाइना के तलवे चाट रही हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट देखने, कोई नहीं देखता कि मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है। वो तब देखते हैं जब कोई अदर्स को मार रहा है। जब हमारे इंटरेस्ट में हम किसी को मार रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सो कॉल्ड हिंदू हिंदू को मारेगा तो कत्ल है, मर्डर है, क्राइम है। लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम को मारेगा, मुस्लिम हिंदू को मारेगा, आजकल दलित को मारेगा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये सारे सेंटिमेंट है। और मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रही थी, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है वहाँ के, CNN के, जकारिया, तो वो बोल रहे थे जैसे कि अब हम नई सिचुएशन ये है कि इटली में भी राइट विंग आ गया है, लेफ्ट खत्म है। जर्मनी में भी बहुत राइट विंग बहुत ताकतवर हुआ है, पहले आता नहीं था। अभी वहां का भी वो FD बहुत ताकतवर हो गई है, लोग बहुत ही एंटी लेफ्ट के हैं, लेफ्ट के एंटी हैं। आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन में वहां भी राइट आ जाएगा। फ्रांस का तो सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन वो अब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, क्योंकि वहां भी जो राइट विंगर पार्टी है उसने इस बार बहुत ज्यादा वोट लिए हैं। और अगर ऐसा ही रहा फ्रांस में तो राइट आ जाएगा। राइट क्यों आ रहा है? राइट नेशनलिस्ट। दीदी, तो राइट आप यहाँ उनको कह हम रहे देखते हैं हैं जो कि राइट आप उनको कह रहे हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स उनकी पुरानी पार्टी थी। ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट, जिनकी क्लोज थॉट्स, क्लोज इकोनॉमी, और जो कहीं ना कहीं हमारे प्राउड से मिलती है। अच्छा। जब मैं इन चीजों को देखती हूँ ना कि राइट से अगर आप डॉगमेटिक रिलीजन को निकाल दें, डॉगमा और रिलीजन निकाल दीजिए राइट से, तो उनमें क्या होता है? कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट, अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, ये हमारी इकोनॉमी को खराब कर देंगे, ये चीजें हैं राइट में। और एक इसमें, क्योंकि ये बुरा, इसलिए इसको बुरा नाम इसलिए बना दिया इन लेफ्ट लोगों ने, लेफ्ट लिबरल लोगों ने, कि ये लिबरल नहीं है। क्लोज्ड है। लिबरल क्या है? कि लिबरल नहीं है, ये सारे इमिग्रेंट्स को नहीं आने देते, जो कि प्राउड के अगेंस्ट है। प्राउड में तो हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई अपनी जगह पे रहे। उसको जो चाणक्य कहते हैं कि वो बहुत अभागा है जो अपनी जीविका के लिए अपना घर छोड़ के जाता है। उससे अभागा कोई नहीं है जो अपनी जीविका के लिए अपना घर गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो ये तो अभागा तो है, अपना घर तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। आराम से अगर अपने घर में हमारी जीविका चल रही हो तो हम नहीं चाहते कि हम अपना गांव, अपना घर, अपना देश छोड़ के जाए। तो हम लोग अभागे हैं जो दूसरी जगह जाते हैं। तो प्राउड तो उस चीज को बिल्कुल ही मूल से ही काटना चाहता है कि कोई जीविका के लिए बाहर नहीं जाए, खुशी के लिए जाए, क्लाइमेट के लिए जाए, किसी भी और तरीके से अपनी फ्रीडम के लिए जाए, जहां जाए वहां जाए, अच्छा है। लेकिन जीविका, पैसे के लिए, रोजगार के लिए बाहर ना जाए। तो ये जो राइट विंग आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ, मेरी ओपिनियन है, कोई भी मुझे बोल सकता कि नहीं। जब मैं देखती हूँ कि ट्रम्प जब बोलता है अमेरिका फर्स्ट, तो मुझे लगता है ये तो प्राउड है। गलत है, अनसाइकोलॉजिकल है। वहां हमारे बच्चे हैं, इमिग्रेंट है, उनको डर लगता होगा, हमें भी। तो मुझे तो उनको भी सोचना, वो भी सोचते हैं बाद में कि कह तो वो ठीक ही रहा है, क्योंकि इतने इमिग्रेंट वहां आ गए हैं, इतने लोग कि वहां के जो लोग
उन्होंने भी वही किया है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो भी तो वहां के नहीं है, वो 500 साल की सिविलाइजेशन है, पूरी सिविलाइजेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है, तो वो दूसरों को नहीं बोल सकते। तो उस तरह देखा जाए तो हम भी तो इमिग्रेंट्स ही हैं, बहुत डीप जाएंगे तो। लेकिन छोड़िए, इस बात को छोड़िए, हम बात ये कर रहे हैं कि जो राइट विंग लोग आएंगे, राइट विंगर्स आ रहे हैं सेंटिमेंट से, और ये जो लेफ्ट का जो इलिबरल ढांचा था इनका, क्योंकि लेफ्ट क्या कहता था, कम्युनिज्म, फिर लेफ्ट आता है, कम्युनिज्म पे बेस होता है। कम्युनिज्म कहता है कि सबको बांटो, लेकिन बांटता है नहीं। पॉलिट ब्यूरो के हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में होता है, क्रिएट भी करता नहीं है, ना क्रिएट करने के इंसेंटिव देता है। बांटेगा क्या? बांटेगा तो सिर्फ पॉलिट ब्यूरो वाले मेंबर्स को बांटेगा, और जो पावर में वही बांटेंगे, अपने अपने आप में ही खुद बांटते हैं। और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। कैपिटलिज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं है। तो प्राउड बीच वाले रास्ते में आता है कि क्रिएशन भी होने दो, कहीं प्राउड भी ऐसा ना बन जाए कि फेनेटिकली अपोज करे क्रिएशन ऑफ वेल्थ को, ये ना हो। इसलिए मॉडरेशन है प्राउड में, कि क्रिएट कीजिए, इंसेंटिव दीजिए, इंडिविजुअल इंसेंटिव दीजिए, और क्रिएट कीजिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और फिर वो तो फिर प्राउड पे आएगा। फिर उसको एक सीलिंग ऑफ वेल्थ रखो, ये करो, तो वो इतना मॉडरेशन में चलिए। तो अभी जो सिनेरियो हो रहा है, तो लोग कह रहे थे, एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि फर्ज कीजिए अमेरिका अपने हाथ खींच लेता है मिडिल ईस्ट से, जो कि ट्रंप कहता है। ट्रंप के आने से लेफ्ट के लोग तो दूसरी तरह से डराते हैं, लेकिन जो सेंट्रिस्ट भी हैं, जो सेंट्रिस्ट एनालिस्ट है, तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप के आने का, ये बाकी चीजें तो छोड़िए, वो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है कि ये होगा वो होगा या नहीं, वीजा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ग्रीन कार्ड नहीं देगा, ये तो बहुत डोमेस्टिक चीज है। सबसे बड़ी चीज जो ट्रंप कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, मैं वहां से भी हाथ खींच लूंगा, यहाँ से भी। तो वर्ल्ड कहता है, वर्ल्ड इतना डिपेंडेंट हो गया इन सुपर पावर्स पे कि इनके डर से शांति है, इनकी एनकरेजमेंट से वार है। अगर ये एनकरेज कर, यूक्रेन को किसने एनकरेज किया? नाटो ने। जी जब यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है, रशिया इतनी बड़ी सी कंट्री है, रशिया जब बोल रहा कि मेरे बगल में नाटो नहीं आना चाहिए, तो यूक्रेन बोल रहा नहीं, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों? किसके भरोसे? अमेरिका के भरोसे, नाटो की कंट्रीज के भरोसे। और यूक्रेन चल पड़ा युद्ध लड़ने। एक छोटा बच्चा, हम भी जानते थे कि 3 दिन भी रशिया के साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कितने दिन, अभी तो 1 साल होता है, 1 साल से ऊपर हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल। किसने तो करवाया युद्ध? अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ उसको नहीं उकसाता, मैं नहीं बोलती हूँ साथ, मैं बोलती हूँ अमेरिका ने उसको सुसाइड करवा दिया, यूक्रेन का, सारी इकोनॉमी खत्म कर दी। इतनी फर्टाइल लैंड थी, जो कि पूरी एक बाउल ऑफ वीट था सारे वर्ल्ड के लिए। सारे वर्ल्ड में अभी जो वीट की या खाने की या फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज आने वाली है, तो यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन के जरिए है, यूक्रेन में जो वार हो रहा है। और अब यूक्रेन को जो वो एकदम सेंटिमेंट के साथ कूद गए वार में, और पीछे अगर अपनी इकोनॉमिक प्रेशर से या उनकी अपनी अपनी मजबूरियों से अगर उन्होंने हाथ खींच रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड तो हाथ खींच रहा है। और यूरोप तो चाहता ही नहीं था युद्ध। यूरोप युद्ध इसलिए नहीं चाहता था कि ये युद्ध यूरोप के डोर पे है, अमेरिका के डोर पे तो है नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना करने के बाद, मंजुला दीदी, हाँ, एक सेकेंड। जी, तो थैंक इतना यू। यूक्रेन युद्ध में चला गया क्योंकि अमेरिका ने धकेला जी है। जी अब इजराइल की तो सर्वाइवल है। इजराइल तो अपने पहले 48 में ही वो इतना, उसको उसको इतनी सी जगह में रहना, बाबा खुद लिखे हुए हैं, बाबा इजराइल के बारे में लिखते हैं कि इजराइल इतनी छोटी सी कंट्री है, लेकिन इतनी, बाबा उसकी ये करते हैं कि क्योंकि ये इट इज सराउंडेड बाय द एनिमी नेशंस, तो इजराइल तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। जी और इजराइल के जो लोग हैं, जो इजरायली जूज हैं, वो वेल्थ में तो कम है नहीं, वेल्थ तो उन्हीं के हाथ में है सारी वर्ल्ड की।
वर्ल्ड की बहुत ही कुछ कुछ दिन पहले तो हम कहते थे, अब आज का मुझे स्टैटिस्टिक पता नहीं है, लेकिन 10 15 20 25 साल पहले 90s से पहले हम कहते थे कि 75% ऑफ द प्रेस इज इन द हैंड्स ऑफ जूज वर्ल्ड की। अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं बहुत आउट ऑफ टच हूँ इन चीजों से। लेकिन 90s में हम लोग कहते थे, हमारे प्राउड के सेमिनार्स में बोला जाता था कि 75% ऑफ द प्रेस ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ जूज। जैसे हमारा स्टार प्लस वगैरह, वो जो मुर्डोक वगैरह, यहाँ इंडिया में भी था। मुर्डोक एक बार आके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलके भी चला गया, किसी को पता नहीं चला। एक जर्नलिस्ट था, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम भूल गई, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसने इस चीज को बाहर निकाला कि मुर्डोक आया था। पीवीएन थे शायद उस टाइम पे, पीवीएन थे या मनमोहन सिंह था, मुझे देखना पड़ेगा, जब स्टार प्लस वगैरह। तो बोलते वो अपने लिए कुछ इसके लिए, मीडिया के लिए कुछ कानून बनवाने के लिए आते थे ना। तो वो जिस जर्नलिस्ट ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो जर्नलिस्ट गायब है, Oh God. है ही नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो ये चीजें हैं, ये बहुत डीप चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम तो बोलते थे कि अमेरिका ही करवाता है युद्ध, लेकिन वो एनालिस्ट बोल रहे कि अमेरिका करवाता भी है लेकिन रोकता भी है। पाकिस्तान किससे डरता है? सिर्फ अमेरिका से डरता है, नहीं तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम क्यों ना चलाए। जी दीदी, मैं आपको यहीं रोकती हूँ दीदी। जी तो अब हम यहाँ पर रुके हैं कि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, और ये जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें वो पीछे खड़ा हुआ है। ही इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया फाइट। दिलीप सागर दादा ने अपना हैंड रेज किया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि दादा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन इन अमेरिका राइट नाउ। जैसे दीदी ने बताया कि अगर ट्रम्प आ जाएगा तो उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, और दीदी ने ये भी बताया कि उनकी पॉलिसी वर्ल्ड में क्या है। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर तो यू शुड कंटिन्यू, अदरवाइज वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है दादा, आप यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग। नमस्कार। नमस्कार। अ, दीदी बहुत अच्छा बता रही थी, लेकिन मुझे बीच में लगा कि मुझे एक दो पॉइंट के ऊपर तो बोलना है। तो खास करके जब प्रोज की बात आई थी, तो उसमें मेरा जो अपना विचार थोड़ा सा भिन्न है। मैं इसी बात को बोलूंगा, और सब तो चीजें जनरल है, सबको मालूम है क्या है कैसा नहीं है। देखिए, प्रोज में बाबा ने ये नहीं कहा कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए। बाबा इस बात को, बाबा तो कह रहे हैं कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाए और लोगों से मिले जुले। इसी तरह से मानवता बढ़ेगी। मानवता का जो प्रेम है ऐसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, ये मेरा स्टेट है, ये तुम्हारा स्टेट है, ये समाज है, ये है। हाँ, बाबा एक बात बोलते हैं कि वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका दखल नहीं होगा। जब तक कि वो अपना सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मर्ज नहीं कर लेता दूसरे समाज में, तब तक वहाँ का जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होगी, उसमें उसका कोई दखल नहीं होगा। बाबा वहां पर रुकते हैं। लेकिन मनुष्य को एक जगह से दूसरे जाने के लिए बाबा ने कहीं पर भी, मेरे हिसाब से मैंने कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा कि बाबा ने कहीं इस पर कोई रोक लगाई है। खैर, वो एक बात थी। दूसरी बात जो दीदी कहीं कहीं राइट विंगर्स को प्रोस के साथ में थोड़ा मिक्स करनी थी। तो राइट विंगर्स जो है एक नेशनलिस्ट फीलिंग को लेकर के चल रहे हैं। साउथ में नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है। हमारा तो अप्रोच यूनिवर्सलिज्म पर है। हम सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं, और हमारा प्रभु के सिद्धांत बहुत क्लियर है इस मामले में। वसुदेव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं, और परम पुरुष सबके माता पिता हैं। ये सारी वसुंधरा जो है, सारी पृथ्वी जो है, वो हम सबकी साझी संपत्ति है। इस बात को लेकर के प्रभु आगे चलता है। लेकिन जो राइट विंगर जहां पर भी है, ये बहुत ही अपने लिमिटेड स्पेस में वो लोग बातें करते हैं, जहां पर कि मानवता के लिए खतरा है। ये जो जितने भी फिर हम ये कंपेयर करेंगे राइट विंगर से जो कंजर्वेटिव जो लिबरल्स हैं, तो हम कहीं कहीं पाते हैं कि लिबरल्स आर मच बेटर देन द राइट विंगर। ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। अब उसके एनालिसिस, क्योंकि जब कोई बात होती है तो उसके 360 डिग्री एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। कुछ जगह पर कोई बहुत सही मिलेगा, देखने को मिलेगा।
या प्लस हमारी क्या सोच है, इस पर डिपेंड करता है कि हम, मान लीजिए हम मुंबई में रहते हैं, मैं मराठी नहीं हूँ। अब यहाँ पर कोई ऐसी बात हो कि जो बाहर भाग जाओ, जितने भी बाहर वाले लोग हो, तुम लोग मराठी नहीं हो, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर उसका खतरा हो जाता है। तो लेकिन राइट विंगर्स कहेंगे नहीं तो सही है, तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आगे आगे हमारे रिसोर्सेस को खाते हो, हमारे इसका खाते, बहुत तरह की बातें उसे होने लगती है। हालांकि वो बात सही नहीं है। जो यहाँ रहता है वो यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट भी करता है, वो हर तरह से ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ में रहता है वो आदमी। यदि आदमी वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? मान लीजिए आज मुंबई की जनसंख्या मान लीजिए 5 करोड़ है या 3 करोड़ है, जैसा भी ग्रेटर मुंबई को कर लेंगे, तो यहाँ से 2 करोड़ आदमी चले भी जाएंगे, क्या इकोनॉमी यहाँ की बहुत स्ट्रांग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि उस 2 करोड़ के साथ में एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि हो रही है। तो उसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको कि क्या सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि युद्ध की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग समाज की और उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मतलब चर्चा हम नहीं करें। आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, टॉपिक बहुत जनरल है और सभी को इंटरेस्ट है। और आजकल जिस तरह की संभावनाएं चल रही हैं कि ताइवान में कब क्या हो जाए, अ, पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, सीरिया में तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड और इसराइल के साथ जो हो रहा है, दीदी ने अच्छा एग्जाम्पल लिया अजरबैजान और आर्मेनिया का। वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री थी, उसका रशिया ने साथ नहीं दिया, रशिया ने अजरबैजान का साथ दिया क्योंकि तुर्की उसके साथ था। अजरबैजान मुस्लिम कंट्री था, तुर्की मुस्लिम कंट्री था, और रशिया ने साथ किसका दिया? तुर्की का दिया। तुर्की की वजह से अजरबैजान कर दिया, अजरबैजान वहां जीत भी गया, उसने बहुत सारी लैंड उसकी एनेक्स भी कर ली। लेकिन इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा था, इंडिया ने बहुत सारे अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स और सब चीजें वहाँ सप्लाई की आर्मेनिया को। लेकिन अमेरिका वहां पर नहीं आया, मतलब वो क्रिश्चियन कंट्री है, पूरे यूरोपियन में क्रिश्चियन कंट्रीज है, कोई उसको साथ देने के लिए नहीं आया। फ्रांस थोड़ा बहुत इंक्लाइन था, लेकिन क्योंकि उनको मालूम था कि ये गरीब आदमी है, मार खा रहा है, खा लेगा, जैसे यूक्रेन के साथ में हुआ कि छोटा कंट्री है, गरीब है, गरीब तो नहीं था, छोटा कंट्री है, अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। कोई भी आदमी डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहता, चाहे अमेरिका रूस कभी आपस में नहीं लड़ना चाहते, कितने भी उनके हो जाएंगे, वो किसी प्रॉक्सी के साथ में लड़ना उनको अच्छा लगता है, किसी प्रॉक्सी के साथ में लड़ जाएंगे। और दीदी अच्छा एनालिसिस कर रही थी कि कोई भी अपने होम ग्राउंड में लड़ाई नहीं चाहता, कि हमारे यहाँ आकर के लड़ाई हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब अटैक करता है तो सीधे चाइना के ऊपर उसकी लड़ाई हो जाएगी। तो वो अपने क्षेत्र में वो नहीं चाहता, वो हर जगह इंटरफेयर करेगा, सब कुछ कर रहा है, उसको मालूम है ताइवान को अब जब चाहेंगे तो हम अनेक्स कर लेंगे, उसमें उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा करने से फिर वहाँ की जितने भी कंट्रीज हैं, जो आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गए, इन सारी कंट्रीज को फिर को चाइना को घेरना शुरू कर देगा। हो सकता है इंडिया को भी साथ में ले ले, यद लेकिन इस मामले में देखिए मोदी साहब की जो पॉलिसीज है तो बहुत अच्छी लगती है। वो उसने अ, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कहीं पे जेओपार्डाइज नहीं किया। जरूरत पड़ने से रशिया भी उसका दोस्त है, जरूरत पड़ने से अमेरिका भी दोस्त है, इंग्लैंड भी दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, सब उसके दोस्त हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, फिर भी हम चाइना से नहीं लड़ रहे हैं, क्यों? लड़ने से हमारा नुकसान ज्यादा होगा। हम जितना समय तक अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना कि लड़ने से पहले हमको देखना होगा कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। यदि वो हमसे बहुत मजबूत है तो हम क्यों से लड़ेंगे? हम कुछ रास्ता देखेंगे, अपनी शक्ति का संचय करेंगे। जब ऐसा हुआ कि हमको लड़ना ही है तो पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी के साथ लड़ना चाहिए,
वो देश के लिए भी लागू है, वो आदमी व्यक्ति के लिए भी लागू है। तो एक विवेकपूर्ण जो बात है वो यही है कि किसी से लड़ाई ना करो। लड़ाई ये करने के लिए ऐसी अवस्था ही आ जाए कि कोई आपके ऊपर एकदम अटैक कर देता है, तो पूरी शक्ति के साथ में उसका सामना करो। और मैंने कहा कि इस नियम को जो भी मान करके चलेगा वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो उसको सक्सेस हमेशा मिलती रहेगी। और जहाँ तक ये वर्ड सीरीज की बात है, जहाँ बेबी तो काफी लंबा चौड़ा सब चीज कर लिया। ये जो मुस्लिम वर्ड है इन पर्टिकुलर, क्योंकि कहीं पर भी हम किसी को क्रिश्चियन वर्ड नहीं बोलते, हम किसी को बुद्धिस्ट वर्ड नहीं बोलते। जैसे होता है ना कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली इस्लामिक स्टेट्स की, जो 57 समथिंग और कंट्रीज हैं। ऐसा ना बुद्धिस्ट वाली कंट्री बहुत सारी है, बुद्धिस्ट हैं जो या बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वो बाइबल लेकर के चलती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, उन्होंने नेटो को बनाया है, लेकिन वो इस नाम पर नहीं बनाया कि वो क्रिश्चियन है इसलिए उसको हम आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मतलब केवल ऑब्जेक्टिव केवल था ये था कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है, जो रशिया, जो कम्युनिज्म का उसमें काफी बड़ा दबदबा था, उसमें की बात है जब रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करती थी। अभी तो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, अभी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हो गई है। तो उसमें उन्होंने नेटो का बनाया। और फिर सुनने में आता है कि वो M5 कंट्रीज है। M5 मतलब जैसे जो इंग्लैंड के जिनको साथ में लेके चलता है, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो खुद हो गए। तो वो उनका अपना एक अंदर अलायंस है कि जो वहाँ के ब्रिटेन की जो क्वीन है, या अभी तो किंग हो गए, खैर क्वीन तो नहीं है, किंग को जो मान कर चलता है उनका अपना एक अलग है। और वो चाहते थे कि सारा कॉमनवेल्थ एक हो जाए, कि जो उनकी पुरानी एक विरासत थी वो सब मिल करके एक रहे एक साथ में। हालांकि वो सब नहीं चला क्योंकि एक उसमें सेंटिमेंट्स बहुत अलग तरह के अटैच थे। तो ये सब बातें हैं। और युद्ध में जैसा हम लोगों ने सुना हुआ है, किसी लिखी हुई बातें तो नहीं है कि ये जितनी भी ऑर्थोडॉक्स शक्तियां हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और हो, इस सब का अंत होना ही है। ये आपस में खुद लड़ लड़ के अपने आप को इतना कमजोर कर लेंगे कि कोई इनको नाम देने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि इनके अंदर वो की जो किताब है, किताब के नाम पर बहुत दुनिया में आतंक इन्होंने मचा लिया। वो किताबों का आतंक अब नहीं चलने वाला है। और लोग रियलिटी के ऊपर जैसे जैसे आदमी बढ़ते मानसिक शक्ति बढ़ रही है, बौद्धिक शक्ति बढ़ रही है, हर एक आदमी इन किताबों से आगे निकलने की बात कर रहा है। अभी हालांकि जैसे हमारे यहाँ भी जैसे राम लहर चल रही है, जब से मंदिर की बात हुई और मंदिर का हो रहा है, तो इसको हमको केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। इसमें कोई अध्यात्म नहीं जुड़ा हुआ है। जी एक चीज ठीक हो रही है, मतलब इसको हम विरोध नहीं करेंगे, जी जी लेकिन ये सांस्कृतिक आंदोलन है कि हमारी जो सदियों की विरासत थी, हाँ उसमें कुछ बुराइयां हैं, वो एक अलग विषय में रहता है। उस विरासत को किसी ने बाहर से आके चैलेंज किया, उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, उसका वेलकम करना चाहिए। उसका हमको बहुत उसके लिए मन में कोई भेद भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इसी के साथ में और लोग भी कुछ अपना वक्तव्य देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं तो सुन रहा था, मैंने आज इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने कहा कि मैं भी सुनता हूँ आप लोग क्या बातें कर रही हैं, अच्छी बातें चल रही थी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच दिलीप सागर दादा। और आपके बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट थे। जहाँ तक प्राउड के स्टे की बात है कि हम वहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहिए, या बाबा ने कहा है कि भाई आदमी को घूमना चाहिए, वो और जो मंजुला दीदी कह रही थी, क्योंकि इस चीज पर हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हैं। मंजुला दीदी के साथ आपस में इंटरनल डिस्कशन भी हुआ है। हम लोग PSS के लिए जब जंतर मंतर गए, वहां पे भी हमने एक्सप्लिसिटली उनको यही बात कही जो आप कह रहे हैं कि कहीं जाने आने में कहीं कोई इनकार नहीं है।
लेकिन जैसा मिथिला दीदी ने कहा कि मजबूरी में अगर आपको जाना पड़ रहा है कि आपको आपके अपने शहर खाना नहीं दे रहा और आप दूसरे शहर में खाना पैदा करने के लिए, अपनी जीविका पैदा करने के लिए अगर आपको मजबूरी में जाना पड़े, फॉर दैट प्राउड से नो। और अभी भी जो उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में बात की, आई एम श्योर ये इसी कंटेक्स्ट में बात हुई थी कि जीविका के लिए कोई मजबूरीवश अगर जा रहा है, ही डजंट वांट टू लीव हिज पेरेंट्स एट होम, तो वहां पर जो है नहीं जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से जैसा मैंने समझा इसमें। दूसरा थैंक दादा यू जो दीदी। बात आप बात कर रहे थे राइट विंग और लेफ्ट विंग की, जिसमें मैंने भी दीदी से समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज राइट ऑर्थोडॉक्स है, तो मेरे ख्याल से दीदी जो उसमें बात कर रही थी वो बात कर रही थी जो हमारा जो थिक इंटरनल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां पैसा जो है वही वही यूज हो रहा है। जो ये एक नया विचार नहीं है, ये हमारा ऑर्थोडॉक्स विचार ही है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुराना विचार है। पुराना जो समाज था उसमें भी वो वही सब चीजें उत्पादित होती थी और वही उसको कंजम्पशन होता था। तो मेरे ख्याल से दीदी ने राइट विंग की सारी कमियां जो उसमें हैं, जिसमें कि वो लोग अपने रिलीजन के प्रति बहुत अडिग हैं या दूसरे को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं, उस चीज को हटा के जो प्राउथ की कंपैरिजन किया है, शायद वहाँ के जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, राइट मतलब पुराना हमारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, उसको शायद दीदी ने इंडिकेट किया है। बट इस चीज के लिए मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ। इस चीज को मैं चाहती हूँ कि दीदी ये राइट विंग और प्राउथ को आपने कहाँ कंपेयर और कैसे किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। थैंक यू दीदी। थैंक यू, आपने मुझे एक्सप्लेन किया जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती। मेरा विषय यहाँ पे प्राउड है ही नहीं। प्राउड पे तो हमने बहुत क्लासेस लिए हैं और हम लोग बहुत हम जानते हैं कि प्राउड सेंटिमेंट नहीं मानता, प्राउड नेशनलिज्म नहीं मानता। मेरा कहना वो नहीं था। मेरा कहना था कि प्राउड मानता है कि लोकल सोशो इकोनॉमिक जोन जो होंगे तो उसमें 100% एम्प्लॉयमेंट वहाँ के लोकल्स को मिलेगा। पहला चांस लोकल्स को होगा। फिर कैन वी हैव द इनपुट इन इंग्लिश टू सम? यस, यस दीदी, वी विल डू इट, वी विल ट्राई टू डू इट। बट the topic of today was not the situation compared to proud. The thing which I was explaining was कि in my opinion sometimes I feel it was my opinion, my feeling, not कि proud क्या बोलता है। प्राउड तो सिंपल जो दादा ने बोला, दादा ने बहुत अच्छी चीजें बोली, प्योर प्राउड की बातें बोली और वी एग्री विद दैट कि प्राउड में ये ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं। मैंने कहा, शायद दादा समझे नहीं, शायद दादा लेट आए होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम घूमेंगे फिरेंगे, क्लाइमेट के लिए जाएंगे, ब्यूटी के लिए जाएंगे, अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां जाएं, लेकिन जीविका के लिए नहीं जाएंगे। वो था मेरा कहने का मतलब। क्योंकि प्राउड जब कहता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट देनी होगी हमको सोशो इकोनॉमिक जोन में, तो उसका मतलब साफ होता है कि बिहार की लेबर हमारे यहाँ नहीं आएगी, झारखंड की लेबर हमारे यहाँ नहीं आएगी, झारखंड लेबर बॉम्बे नहीं जाएगी। बॉम्बे में जाके जो उसकी बेइज्जती की जाती है, जो उसको इंसल्ट किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी भी अपना स्वाभिमान है, उसको उसकी भी अपनी इज्जत है, क्योंकि उसको अपनी बिहार और झारखंड में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया है वहाँ की लोकल बॉडीज ने, इसलिए बेचारों को आना पड़ता है। तो ये शायद दादा लेट जुड़े हैं या क्या, लेकिन ये बात ही नहीं थी हमारी, वो बात नहीं थी। हमारा टॉपिक रखा गया था पॉलिटिकल, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करते। पॉलिटिक्स तो सोशल ऑर्डर का ही होगा ना, हम सोशल सिस्टम पे बात करेंगे कि ये जो सोशल सिस्टम हमें दिख रहा है, मिडिल ईस्ट का हो या हमारे ईस्ट में हो या हमारे वेस्ट में हो या हमारा हो, आजकल हमारा है, ये सब जो है, और ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, तो मैं नेशनलिस्टिक फीलिंग को एनकरेज करने की बात नहीं बोल रही थी। मैं बोल रही थी उनको बोलना नहीं आता है, या वो जो बोल रहे हैं हमारा वो नहीं होता, लेकिन हमारा भी होता है लोकल। प्राउड में भी तो लोकल है कि लोकल इकोनॉमी में जो अपने इंटरेस्ट को मर्ज करेगा, सोशो इकोनॉमिक मर्ज करेगा, वही उस समाज का मेंबर होगा। जैसे मैं हूँ, मैं कश्मीर से आई हूँ, कर्नाटका में हूँ, लेकिन मैं
मैं पूरे हक से यहाँ आई हूँ। अगर अगर बाबा ने आरएम दिया है, अगर बाबा ने ऐसी चीजें दी हैं कि हमको सर्व समाज समिति दी है, अगर एक आइडियोलॉजी है, तो हमारा पूरा हक है कि हम हर जगह जाए और हर जगह की मेंबरशिप ले। लेकिन उस समाज को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं जाएंगे। उस समाज में जाकर, जैसे आज, हाँ, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली थी। ये क्यों हो रहा है आज अमेरिका में, इतनी प्रो पैलेस्टीन रैलीज क्यों हो रही हैं? जी क्यों नहीं उन लोगों को लग रहा है कि हमास ने जो 7 सितंबर को किया, दैट वाज हॉरिबल। कुछ लोग तो वो ये भी नहीं लगाने दे रहे अमेरिका में। वो जो होस्टेजेस के फोटोज नहीं लगाने दे रहे, फोटोज को फाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने इमिग्रेंट तो वहां आ गए, लेकिन उन्होंने ना तो अपने कल्चरल व्यूज, इकोनॉमिक्स, ना अपने कल्चरल इंटरेस्ट को, और ना ही अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को उस साइल के साथ मर्ज किया है। किया ही नहीं है। जी अभी अगर कोई यहूदी मरता है तो उनको खुशी होती है, और अगर कोई पैलेस्टीनियन मारता है तो वो खुशी से ये पटाखे चलाते हैं। और अमेरिका, यूके, यूएसए, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज थी, लिबरल डेमोक्रेसीज, उनमें इतने लोग आए हुए हैं जीविका के लिए। कोई वहां की सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मर्ज करने के लिए नहीं आया। इसीलिए वहां पे इतनी प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज हो रही हैं। और हम देख रहे हैं रोज, जब एक कंट्री में इतने इतने लोग हो गए जो अगेंस्ट हैं उस कंट्री के साइल के, तो वो जी लोग अपने कल अगर युद्ध होता है तो अपने ही लोग तो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे ना। राइट होंगे। क्योंकि मैं यही बोल रही थी, मैं तो करंट बात पे बोल रही थी, मैं आइडियोलॉजिकल जा ही नहीं रही थी। मैं बोल रही थी क्योंकि जैसे ट्रम्प बोलता है कि अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका फर्स्ट, वो तो कैपिटलिज्म के वजह से बोलता है। हम तो कैपिटलिज्म, हम तो ट्रिकल डाउन ऊपर से पैसा बनाने का मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि लोकल इकोनॉमी में से पैसा ऊपर आएगा। अब ट्रम्प कोई प्राउड की बात तो कर नहीं रहा है, लेकिन मैं एनालिस्ट की बात बोल रही थी। फ्यू डेज बैक वो एनालिस्ट बोल रहा था कि ट्रम्प के आने से बाकी तो छोड़िए, बाकी जो भी लिबरल बोले, जो भी वीजा इमिग्रेंट जो भी हो, उसका तो छोड़ दीजिए, वो तो एक साइड है, वो पॉलिटिक्स है। दूसरी बात जो होगी कि अगर ट्रम्प जो कहता है कि हम अपने बारे में सोचेंगे, हम और किसी भी कंट्री में इंटरफियर नहीं, वो इसलिए भी बोलता है कि इंटरफियर करने के काबिल रहे भी नहीं है ये कंट्रीज। अब ये जितनी भी कैपिटलिस्टिक कंट्री थी, इनकी 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 जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम चरमरा गया है। इसलिए अब वो जानते हैं कि उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। और वो यूक्रेन को क्यों नहीं वेपन दे रहे हैं, इसराइल से क्यों हाथ खींच रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो बहुत बेनिवलेंट हो गए, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए कि उनके पास उतना ये नहीं। वो बस, वो कहते हैं ना कि कागज के शेर, लेकिन अभी भी कागज के शेर हैं वो, उनकी बात से लोग डरते हैं। तो वो कह रहा था कि जब तक अमेरिका स्ट्रांग है, तो तब तक ये लोग जो ये लोग एनार्किस्ट होते हैं ना, अब हुती, हमास, हजबुल्ला, वो कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, वो कोई डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी और रॉयल्टी ये थोड़ी मानते हैं। वो तो रिलीजन को मान के फैनेटिक्स है, रिलीजन को मानते हैं। उनके जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स का कुछ इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो उनके कैडर्स हैं, कैडर्स तो पक्के रिलीजियस फैनेटिक्स है, वो नहीं मानते किसी को। वो तो मरने मारने के लिए, वो तो फिदायीन है। वो तो अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना के भी मार देते हैं, अगर जी 4 लोग आसपास में कोई मरे और डरे लोग तो इन लोगों के साथ जब लड़ना होता है, तो उनकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को समझ के फिर, अब मैं कह रही थी, अब हम देखते हैं अब आज का सिनेरियो। तो वो बोल रहे थे कि अगर ट्रम्प आ जाता है, हर जगह पे राइट आ गया है। राइट के आने का मतलब होता है कि ये जो लिबरलिज्म था सो कॉल्ड आज तक इन लिबरल डेमोक्रेसीज में, उस पे अंकुश लगेगा। जब अंकुश लगेगा तो होगा क्या? सिविल डिसोबीडियंस होगी। और सिविल डिसोबीडियंस को प्राउड में क्या कहते हैं? डिसग्रंटल्ड, है कि नहीं? सिविल डिसोबीडियंस होगी, कोई किसी को मानेगा नहीं, तो नेचुरली एक चेंजेस तो आएंगी।
चेंज आएगी, फॉर गुड और फॉर बैड। तो चेंज आएगी, तो चेंज जब ऐसी चेंजेस आती हैं और जो स्टेट होती है या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो तैयार नहीं होता है चेंजेस के लिए, तो वो क्या करता है, वार करता है। अमेरिका क्या करता है, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स से ध्यान हटाने के लिए, या कोई भी कंट्री, पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से अपनी पॉवर्टी से कितनी हालत खराब हो गई है। कोलंबो की हालत खराब हो गई, श्रीलंका की, बच गया एकदम, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, इधर से उधर से फेनेटिकली नहीं गए, संभल गए। लेकिन जहां आर्मी होती है, आर्मी का वर्चस्व है, तो वहां क्या होता है, वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सेम ध्यान भटकाने के लिए ईरान है। ईरान में जो हम जानते हैं, मैं जो आपसे बात की थी कि ईरान में हम जानते हैं कि जो रिलीजियस रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो उस लिबरल सो कॉल्ड लेफ्ट किंग के अगेंस्ट में हुआ था। किंग बहुत ज्यादा लिबरल था, उसने खुली छूट दे। आप 60s के ईरान को देखिए, वहां की लड़कियां बिकनीज पहनकर बीचेस पे सन बाथ ले रही हैं, कोई हिजाब नहीं ले रहा है, कोई हिजाब नहीं है, कोई फ्रीडम, रिलीजन पे रिलीजियस कंट्रोल नहीं है। तो उस रिलीजन उस शाह के अगेंस्ट में एक सेंटिमेंट को जगाने के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ कम्युनिस्ट तो वहां थे ही, कम्युनिस्टों ने मिलकर तख्ता पलट करने के लिए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट हमेशा, हम जानते हैं कि ये इस्लामिस्ट के साथ साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, जी, दोनों ऑटोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो कम्युनिस्ट क्या समझते हैं कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बात करते, तो हम इनकी हेल्प करेंगे, तो ये रेजिम को चेंज करेंगे, तो फिर हम लोग रूल करेंगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन आई नहीं है, ईरान में आई थी, कम्युनिस्ट के साथ मिलकर रेवोल्यूशन लाया, किंग को भगा दिया, पहलवी को, किंग भाग गया, और उसके बाद में जो रेवोल्यूशन आया और रिलीजियस रेवोल्यूशन हुआ, वहां की लेडीज जो बहुत लिबरल थी, उन्होंने बुर्के लगाने शुरू कर दिए, एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट बुर्का और हिजाब लगाना शुरू किया, और खोमेनी को आगे किया। जब इस्लामिक खोमेनी आया, तो कम्युनिस्ट लोगों की, लिबरल लोगों की कुछ नहीं चली, फिर वहां रिलीजन अप हो जाता है। तो कम्युनिस्ट लोग भी चुप हो गए और रिलीजन ने अपनी शरिया लगा ली, और शरिया पुलिस बन गई, मॉरल पुलिस बन गई, और आज तक उन पे इतने, ज्यादातर शरिया पुलिस तो ज्यादातर उसके जो एक्सप्लॉइटेशन होती है, जो उसका जोर चलता है, वो तो चलता है, वो वुमेन एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा करते हैं, वुमेन को सब्जुकेट करते हैं। तो वुमेन को सब्जुकेट करने से मर्द को उतनी लगती नहीं है पहले पहले, लेकिन बाद में जब इतना हो जाता है तो उसको भी लगती है। फिर जब हम देखते हैं कि कितनी बार वहां हिजाब जलाने का प्रोटेस्ट हुआ, और फिर रिसेंटली तो हमने देखा वो जो वहां पे बहुत ज्यादा हिजाब जलाने का प्रोटेस्ट हुआ। तो हिजाब जलाने का प्रोटेस्ट वाज ए सिंबॉलिक, दैट वाज ए, मैंने एक किताब पढ़ी है, तौलीन सिंह के बेटे का नाम तासीर है, क्या तासीर, सलमान, कुछ तासीर है, सलमान नहीं, सलमान उसके बाप का नाम। उस किताब में वो लिखते हैं कि ईरान में वो सारा मुस्लिम वर्ल्ड घूमे थे, तो ईरान में जब पहुंचे, तो ईरान में इस्कॉन वालों का हरे कृष्णा हरे रामा की मूवमेंट है, जहाँ इतना फेनेटिकली रिलीजन फॉलो किया जाता है, मौलवी की चलती है। तो वो कहता है, वहां के कुछ लोग उसको एक किसी से मिलाए, उसने कहीं कहीं लेके गए इसको, कहीं अंधेरे से हाल में 250-300 लोग हरे कृष्णा हरे रामा बोल रहे हैं, जी, हरे कृष्णा हरे रामा बोल के, और कहते हैं कुछ 2-4 लोग अंदर आते हैं, तो वहां के लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट के एजेंट है, तो उनको पहचाना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीआईडी के जैसे लोग होते हैं। बोलते जो ही वो अंदर आते हैं, तो वो अली अली करना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे थे, तो अली 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 अली, वो लोग आके बैठते, थोड़ी देर वो भी अली अली करते, फिर वो लोग चले जाते हैं दरवाजा बंद करके, फिर हरे कृष्णा हरे रामा होता है। तो इसका मतलब है, अंदर से वहां पे जब रिलीजन पीक पे जाता है, तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन पता चलता है, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। तो ईरान में ये अंदर अंदर से, जब तक ये इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के ख्वाब देखते थे लोग।
जब आया सचमुच देखा उन्होंने तो अब उसको हटाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये इतना ड्रैकोनियन सिस्टम है कि आसानी से निकलता नहीं है, इसलिए लोगों ने रिलीजन से दूरी कर ली है, इसीलिए 75,000 से 50,000 चर्चेस बंद है। सेम थिंग वेस्ट में, यूरोप में हुई है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे चर्चेज में सिर्फ, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगी कितने परसेंट है, आप गूगल में देख सकते हैं, हर कोई बच्चा वहां चर्च से दूर जा रहा है, बोला हम एथीस्ट हैं, हम चर्च को नहीं मानते। एथीस्ट नहीं बोलते वो अपने आप को, बोलते हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। इतने भी एथीस्ट नहीं है कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन वही लोग जो एथीस्ट हैं, जो चर्च को नहीं मानते, तो वो अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढते हैं। तो अल्टरनेटिव रास्ते में हमारे इतनी योगा की इतनी संस्थाएं वहां जाके योगा सिखा के पांव जमाती हैं, फिर कोई वहां डॉगमा सिखाता है, कोई वहां पे स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी सिखाने वालों का फिर भी वहां नंबर कम है, और डॉगमा सिखाने वालों का वहां फिर नंबर ज्यादा हो जाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन अल्टरनेटिव वो एक झंझट से छूट जाते हैं, तो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो ये जो चर्च वो कब हुआ, आप 17 18 सेंचुरी में देखिए कि यूरोप को अगर आप देखेंगी तो यूरोप पे इतना कब्जा था रिलीजन का, इतना कब्जा था कि चर्च और स्टेट बिल्कुल एक थी। वहां के अभी भी हम जिन चर्चों में घूमते हैं तो बिशप के चर्च माने जाते हैं। बिशप लोग जो थे, बड़े बड़े फोर्ट है उनके अभी भी हिस्टोरिकल, बिशप के लिए एक फोर्ट है, बिशप की आर्मी है। तो इसका मतलब चर्च इतना पावरफुल था कि राजा का एक बेटा बिशप बनता था, एक बेटा युवराज होता था, क्राउन प्रिंस, एक बिशप। मतलब रिलीजन भी अपने हाथ में, इधर से पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर भी अपने हाथ में। तो ये इतना ज्यादा जब होता है तो फिर उसमें से निकलते हो। अब फिर हो गए, फिर रेनेसां आ गया, फिर वहां का एमेंसिपेशन आ गई, वुमेन इतनी एमेंसिपेट हो गई, आज हम देख रहे हैं हालत क्या है। तो अगर हम प्राउड के हिसाब से देखें तो हमें कोई उतना ज्यादा फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कैपिटलिस्टिक एज जब पीक पे आएगी, पीक होगा तो एक्सप्लॉइटेटिव होती है, तो नीचे उतरेंगे तो शूद्र और कैपिटलिस्टिक एज जब साथ साथ में चलेगी, तो ये जो एनार्की है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस है, ये साथ साथ में ही चल रही है। कैपिटलिस्ट का डाउनफॉल हो रहा है, शूद्र लोगों का अप तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन उनका ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चल रहा है। अब इस मूवमेंट को अगर कोई लीडरशिप अच्छी दे तो शूद्र रेवोल्यूशन, विक्षुब्ध शूद्र का रेवोल्यूशन होता है और चेंजेस आती हैं। अगर नहीं दे, बाबा लिखे हुए हैं, नहीं भी दे, कोई प्राउटिस्ट अगर इसको नहीं लीड करता तो अपने आप भी एरा चेंज होगा। तो एरा जब चेंज होगा तो विप्रण एज से जो एरा चेंज होगा तो आएगा क्या, क्षत्रिय एज। तो क्षत्रिय एज में क्या होगा, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होंगी, यही जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लीडर है वो आएंगे, राइट विंगर्स। जी इनको निकालने के लिए हमको बीच में एक्टिव होना, वो बात दूसरी है। मैं प्राउड को यूं ही बीच में लेके आई, प्राउड की क्लास नहीं थी, लेकिन मैं बोल रही थी कि हमको ये सब देख के अब युद्ध होगा या नहीं। जी दीदी, तो मैं बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। जी, सॉरी दीदी, ये एक प्रोटोकॉल है इसलिए, बिकॉज आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हम लोगों को कि किस तरह से ये किस तरह से गली से मुड़ता हुआ, मतलब इट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट वाज वीविंग, कि यहाँ से यहाँ घूमते घामते कैसे एक कंट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है और डिसकनेक्टेड भी है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। शिजा दीदी, शी इज देयर विद अस, so I request her कि दीदी please speak something about how do you look upon these things, जो whatever is going on in the world, whether we are talking about on economic front or election is there on the head or the wars are going on. So Shija didi, if you are here and if you can unmute yourself, we would be grateful to you for that. Oh yes, you are in train. Yes. I'd forgotten. Sorry, Didi. Sorry. Dilip Saga Dada, he has again joined with us. There is another Dada, Kalu Ram Singh Dada. He is very active in Anand Marga. So I invite him also. Dada, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं वर्ल्ड
सिनेरियो पे, बिकॉज देर इज वन थिंग विच बाबा हैज गिवन टू अस इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट। हालांकि इसकी बारी बहुत बाद में आएगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस। प्रद्युम्न और दादा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे दीदी, उनका फोन चोरी हो गया। व्हाट? फोन अभी चोरी? कॉल आया था कि कोई उनका फोन चेयर पे रखा था, कोई लेकर के निकल लिया, दादा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा। तो और दीदी आज शायद लिंक में भी कुछ जूम के इशू है। मेरे पास 4-5 मैसेज आए हैं, तो 4-5 या शायद 3 आए हैं। अच्छा नॉट अच्छा एबल टू ज्वाइन। मैंने भी ट्राई किया तो मैं भी बड़ी मुश्किल से दोबारा अच्छा, ज्वाइन। पता नहीं, इससे तो होना नहीं चाहिए, बट ठीक है आई दीदी। थिंक जूम के साइड से कुछ इशू आ रहा है। होगा, हो अरे सकता है दीदी। हाँ, ठीक। तो इसलिए भी कुछ लोग जो बाद में ज्वाइन करे होंगे उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो दिलीप सागर दादा, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बताएं, और उसके बाद हम, मैं ये सुनना चाहती थी दादा कि जी जो इलेक्शन हो रहा है ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, जी। एक सेंटिमेंट लोगों का बाइडेन के साइड भी है और ट्रम्प के साइड भी है। जैसा मंजुला दीदी उस दिन मुझे बता रही थी कि जितने भी लेफ्ट हैं दे ऑल आर विद बाइडेन, नॉट ऑल बट मैक्सिमम। और ट्रम्प के साथ जो हमने बात की राइट विंग और लेफ्ट विंग की, तो वहां पे काफी लोग जो है वो बहुत ही आज इधर हम जा रहे हैं। हम जा हम जा हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, लास्ट नहीं, चलो। नहीं नहीं। दादा आप बात कर पाएंगे अभी? मैं मैं 2 मिनट बाद भी करता हूँ। ये लड़की थोड़ा परेशान कर रही है, तुम लेने के लिए आए थे, स्कूल से आई है ये अच्छा थोड़ा। अच्छा, गुड गुड। तो मंजुला दीदी, ओवर टू यू जी अगेन। नीतू दीदी, फोर मैं बता रही थी हाँ हाँ, ट्रम्प के साथ जो लोग हैं वो राइट विंगर और नेशनलिस्ट नहीं है। नई अच्छा बात यह है कि आज की यंग जनरेशन और बड़ी जनरेशन है, पता कौन सी है? कौन सी है? मैं अब यहाँ की एग्जांपल लूं या ना लूं? इंडिया में अब चलो हिंदू जल्दी चलो। रिजर्वेशन क्यों हुआ दीदी? इसलिए कि हिंदुओं को लगने लगा कि हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही। ट्रम्प के साथ अभी जो पहले तो सिर्फ चर्च बेल्ट वाले थे, साउथ को वहां बेल्ट, चर्च की बेल्ट बोलते हैं, वहां के थे, पुराने लोग थे, अनपढ़ थे। आज वहां के व्हाइट लोग जो थे, व्हाइट लोग अपने आपों को, क्योंकि ब्लैक लोग भी इमिग्रेंट्स हैं लेकिन वो बहुत पुराने इमिग्रेंट्स हैं वहां के। ब्लैक और व्हाइट में था, अब इमिग्रेंट्स और व्हाइट में है वहां। जितने भी उनके उनके वो कोई इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में नहीं है। वहां के लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जितने भी सारे वर्ल्ड के, इराकी हैं, ईरानी, अफगानिस्तानी, जितने भी लोग हैं वहां, वहां आप जाएंगे अमेरिका में, आपको लगेगा नहीं कि आप वहां किसी व्हाइट कंट्री में हैं, आपको लगेगा आप कहीं कहीं ब्राउन और मंगोल कंट्री में है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग है वहां की लोकल पॉपुलेशन की, व्हाइट पॉपुलेशन की, कि हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ तो होते मिलिटेंट लोग, यंग लोग, जिनको लगता है कि हमारे जॉब ये लोग ले रहे हैं, तो वो लोग जी सारे इकट्ठे हो गए हैं अब ट्रम्प के साथ। अब ट्रम्प के साथ सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं है कि चर्च गोअर और ये वो, अब उसके साथ है अब वो इतना ज्यादा बाबा बाबा लिखे हुए हैं ना टू द पेट्रियट में, कि नेशन बनती है। तो नेशन कैसे बनती है? नेशन तब बनती है जब एक ग्रुप और एक अदर होता है। नेशन कोई रिलीजन पे बनना जरूरी नहीं है, या कोई हर चीज पे नेशन तो अभी तक बनी नहीं है। तो बाबा ये बोलते हैं कि जब एक सेंटिमेंट, एक एक अदर हो जाता है, तो वहां भी एक अदर हो गया है। मैक्सिकन ज्यादा आ रहे, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, बाहर के लोग ज्यादा हैं। वो जो वहाँ के व्हाइट लोग हैं, इंडिजिनस इंडिजिनस तो वो भी नहीं है, वो बात दूसरी है, डिबेटेबल है। लेकिन जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनको लग रहा है कि हमें सचमुच ये लेफ्ट लेफ्ट लिबरल हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रम्प के साथ हो जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो राइट विंगर हैं और वो चर्च गोअर हैं। आजकल वहाँ के पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज के बच्चे ज्यादा, जब से ये पैलेस्टीन और इजराइल का ये हो रहा है, बाइफरकेशन हो रही है, यूनिवर्सिटीज में हो रही है, वो देख रहे हैं कि अरे हमारी सोसाइटी को कैप्चर कर दिया इन लोगों ने। तो तब उनको लगता है कि ट्रम्प अकेला ही आदमी है,
जो हमारी अमेरिकन वैल्यूज को बचाएगा। बाकियों ने तो हमारी अमेरिकन वैल्यूज को डाइल्यूट कर दिया। तो इसलिए इस बार ट्रम्प के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर भी बाइडेन के साथ लोग क्यों जाएंगे? इसलिए कि बाइडेन की जो पॉलिसीज, डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज है वो प्रो इमिग्रेंट होती हैं। तो इमिग्रेंट लोग डर के, चाहे वो इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे वो बाहर के हो, वो डर के फिर भी बाइडेन से जितनी भी नाराजगी हो वो बाइडेन नहीं, मतलब कि डेमोक्रेट्स को ही वोट करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि उससे भी नाराजगी है और ट्रम्प उस वैक्यूम को अगर ले लेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प आ सकता है। इसीलिए तो उसको ना आने के लिए कोर्ट के थ्रू उसको बाहर करने का गवर्नमेंट देख रही है। उसको बहुत ही अनफेयरली तरीके से कोर्ट के थ्रू उसको बाहर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो निकल गया है अभी, सिर्फ हाँ एक स्टेज में निकल गया, अभी तो बहुत बाकी है आगे। जी जी, इलेक्शन तो नवंबर तक इनका प्रोसीजर पूरा लंबा चलेगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी जिन लोगों ने आज इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल से मंजुला दीदी, हम इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करें। आगे भी ले सकते हैं क्योंकि ये कंक्लूड नहीं हुई है दीदी। अगर और लोग भी कुछ बात करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे। और आज तो अभी सिर्फ हमने मुझे जो लगता है है वो बैकग्राउंड थी। सिर्फ अभी हमने एक ही चीज ली है, दैट इज वॉर। पॉलिटिक्स पूरी बहुत बड़ी है जहाँ पर अलग अलग तरह से लोग कर रहे हैं। तो दिलीप सागर दादा, आई कम ओवर टू यू। हाँ, थोड़े समय में दादा अगर कुछ आप कंक्लूडिंग बता सकते हैं हम लोगों को तो वी ऑल वुड बी ग्रेटफुल टू यू। एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अ, बच्चों को लेके लाना पड़ता है, इसलिए मैं उठ के चला गया था। जी 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 जी। तो बाद में क्या बातें हुई वो मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा अच्छा। लास्ट में दादा ये पॉइंट आया था जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल लास्ट में जो निकल कर आया है कि ट्रम्प एंड बाइडेन कौन जीत रहा है, और अगर जीत रहा है तो क्या रीजंस हैं, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर हम डिस्कशन आज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इफ ट्रम्प विंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट इफ बाइडेन विंस, ये हमारा शायद नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी जो हम बात आ गई थी वॉर से घूमते घूमते वी हैड कम टू द इलेक्शन जो ट्रम्प का है। तो ये सारी हमारी बातें हो रही थी अभी फाइनली। और मैं जो दीदी तो बहुत परफेक्टली उन्होंने समअप किया था कि ट्रम्प जो है राइट विंगर है, और जैसे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के वो चल रहे हैं। लास्ट टाइम वही उनका नारा भी था, अमेरिका फर्स्ट। इस बार भी इसमें होता क्या है दीदी, इस तरह के जो सेंटिमेंट्स देने के बाद में अमेरिका का जो, आप याद कीजिए, जब वो 1-2 महीना रह गया था उसका, उसने वाशिंगटन पर जो लोगों ने अटैक कर दिया, क्या क्या नहीं हुआ। जी 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 जी। केवल वो सेंटिमेंट उभारने की बात थी ना, और उसने उसको सब जायज मान लिया। अभी उसको मुकदमे चल रहा है, वो अलग बात है कि इन लोग के मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, कोई डिसीजन होता नहीं इसके ऊपर। तो इससे होगा क्या, फिर मार धाड़ ये वो बहुत बढ़ता चला जाएगा। और जो बाइडन लिबरल है, एकोमोडेटिव है, लोगों को साथ में लेके चलने वाला है। और लेकिन ये आने से देखिए, पहले देखिए, ये लोग कुछ भी करें, नॉर्थ अमेरिका में कोई नहीं गया, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले नहीं गया। ये पहुंच गया था, ट्रम्प चला गया, जबकि वो बहुत एडवर्सरी है, तो उसने वेंचर किया, वहां तक वो गया। जबकि जाना चाहिए था ओबामा को, या इस तरह के जो लिबरल लोग थे उनको जाना चाहिए था। अंदर से पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है। जब प्रैक्टिस में वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे अच्छा बोलना शुरू कर दें, इस तरह की अंदर ख्वाहिश रहती है। तो ट्रम्प का आना मतलब दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि एक बार वो 5 साल हम लोग देख चुके हैं। हो सकता है इंडिया का अच्छा साथ दे। ओबामा के बाद आने के बाद में
इंडिया के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे जितना कि ट्रम्प के साथ में थे। फिर भी ये होने के बावजूद भी अ, ये दुनिया में पीस चाहिए तो मॉडरेट लोगों की आवश्यकता होती है। लड़ने के लिए तो सब लोग सभी तैयार है, लड़ने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। डिस्ट्रक्शन के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्ट्रक्शन तो बहुत इजी चीज होती है कि कहीं पर भी ये तोड़ना है तोड़ दो, ये कर दो, चलता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन आपका इस पर मेरे ख्याल से कंटिन्यू आप करेंगे, तब हम लोग और जी थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे दीदी। जी 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 जी। और अब मेरे ख्याल से अगर कोई हमारे बीच में जो है वो अगर कुछ बोलना चाहते हैं, मीरा दीदी हैं, सुप्रिया दीदी हैं, सत्यवती दीदी हैं, गीता रॉल दीदी हैं, शिजा दीदी तो ट्रेन में है, जयश्री दीदी हैं। तो if somebody want to say something over the subject, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वास्ट सब्जेक्ट है, नॉट नेसेसरी कि टू दी पॉइंट बात की जाए। किसी भी चीज को लेके अगर आपका कोई विचार बन रहा है या कुछ आपने फर्दर स्टडी किया तो प्लीज अभी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों की परमिशन से इस प्रोग्राम को खत्म बंद करने की आज्ञा चाहती हूँ, इसको बंद करना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट आई वांट टू बी थैंकफुल टू मीरा दीदी हु हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस प्रोग्राम। उन्होंने वो सब्जेक्ट को भी हमारे जो हमने मंजुला दीदी के साथ डिस्कस किया था उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे होस्ट बनाया। उसके लिए मीरा दीदी बहुत 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 धन्यवाद आपका। एंड this is really a very interesting conversation that we have had today, and I hope that we will continue this in the next coming weeks, and this will be a kind of a series that we will run, and we will also keep a record of it. So thank you very much to everybody who has joined this program, एंड सी यू टुमारो। कल हमारा शाम को 8 बजे एक ओपन फोरम सेशन है GPIF का। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन अस, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक that is with reference to a child death, a child murder by a mother in Bangalore, in Goa, and that the lady who has been arrested in Bangalore now. So with respect to that news, we are going to host a open forum session tomorrow at 8 p.m. And I believe अगर मंजुला दीदी अभी इसमें है नहीं, तापसी दीदी would also join us as a expert who would throw light on the psychology part of this heinous crime. So namaskar everybody. धन्यवाद सभी को। मीरा दीदी, thank you so much. मीरा दीदी सुन रही हैं तो प्रोग्राम को ऑफ कर दीजिए प्लीज।